हेलो बच्चों। तो आज की जो क्लास होगी वो ना तो कोई बोरिंग थ्योरी पे होगी ना कोई हड्डी पसली की बात होगी। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? आज हम टाइम मशीन में घुसने वाले हैं। अब देखो सारे बच्चे हंस गए। टाइम मशीन का मतलब सब फिल्म देखते हैं। टाइम मशीन में आज हम घुसेंगे तो हम करेंगे क्या? पीछे चलेंगे। ठीक है, टाइम में पीछे की तरफ हम जाएंगे और आज मैं तुम्हें ऐसे ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो तुम भी खुश हो जाओगे देख के। क्या चीजें दिखाऊंगा? एक्सपेरिमेंट्स दिखाऊंगा। ठीक है, पुराने एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा जिन्होंने दुनिया बदल दी थी। ठीक है, तो बताओ सारे बच्चे, ध्यान से सुनना जो मैं बात कहने वाला हूं। इसको सिर्फ अनसुना नहीं करना, सुनना है ध्यान से। ठीक है, कभी सोचा आपने किसी ने कि भाई अगर हमारे कमरे में एक बल्ब नहीं होता, जो लाइट बल्ब होता है, अगर ये बल्ब नहीं होता तो उजाला कैसे आता? और अगर दवाई नहीं होती तो हम बीमारी का इलाज कैसे करते? ठीक है, इन्फेक्शन से कैसे बचते? ग्रेविटी अगर नहीं होती तो हम हवा में कैसे उड़ रहे होते? हवाई जहाज कैसे उड़ रहे होते? तो सिर्फ साइंस ही नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने साइंस से हटके अपनी आंखें खोली हैं और दुनिया को दिखाया कि ये है क्या, दुनिया चल कैसे रही है। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं जो व्हील चेयर पे बैठ के दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। मैं आज उन सब के बारे में बात करूंगा। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आपकी सोच से भी परे हैं, मतलब ऐसे ऐसे उन्होंने कारनामे करे हैं। और ये आपको मैं बताऊंगा, दो ऐसे इंसान और बताऊंगा इसके बाद कि जिन्होंने सिर्फ किताब से नहीं, इंस्पिरेशन को जिंदगी बनाया। ठीक है, सारे तैयार हो? हैंड वेव करो अगर तैयार हो तो सारे। आवाज आनी चाहिए वहीं से यहां तक मुझे सबकी। यस, वेरी गुड। तो जो आज की क्लास होगी वो साइंटिफिक डिस्कवरीज पे बेस्ड होगी। और हम कुछ लीजेंड्स के बारे में बात करेंगे। लीजेंड यानी जो लोग महान लोग हुए हैं। तो शुरू करते हैं। मैं एक तस्वीर दिखाता हूं, बताओ मुझे जरा इसके बारे में कौन जानता है। और जो जानता हो वो हैंड रेज करेगा। वो ये बताएगा कि हाँ मैंने इसकी शक्ल को देखा है। इस चेहरे को ध्यान से देखो, इस चेहरे को बताओ जरा कौन है। और हैंड रेज करेगा जो इसके बारे में जानता है। मैं देख रहा हूं किसने हैंड रेज किया। बताओ भाई इन अंकल को कौन जानता है? ये वाले जो अंकल है, कोई नहीं जानता। एक ने हाथ रेज करा है भाई, वाह। मुझे उम्मीद नहीं थी वो 100 रुपए दे के बैठाते हो, आज इनकी नॉलेज चेक होगी। जरा अनम्यूट करता हूं आपको। सतवीर जी को अनम्यूट करना। उस बेटे ने आज हैंड रेज करा है जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। दीपिका का हैंड रेज है। मैं दीपिका। चलो दीपिका को अनम्यूट करो सर। जी अनम्यूट है। दीपिका अनम्यूट कीजिए प्लीज। Yes, sir. This is Thomas Edison who discovered bulb. हाँ, थॉमस एडिसन। कब बल्ब किया का था? डिस्कवरी की थी। कब किया था? सर ईयर इतना अच्छी तरीके से याद नहीं है बट नाम याद था। थोड़ा सा बता दूं, 160 साल पहले। समथिंग इन ठीक है ठीक है ठीक। 80s। इन्होंने बल्ब का जब खोज करा था, क्या उस समय पे पहले से बल्ब था? बता सकते हो? सर नहीं था कुछ वो एक्सपेरिमेंट करते तब कुछ बन गया था इनसे ये। नहीं, ऐसा तो नहीं है। कुछ कुछ कर रहे थे तब कुछ बन गया, वो तो अलग है। ये तो कुछ कर रहे थे और उसमें फेल हो रहे थे। बार बार फेल हो रहे थे, बल्ब बार बार बल्ब फेल हो को रहे थे। बनाने के लिए ही मेरे ख्याल से 1000 10,000। एक्सपेरिमेंट किए थे। 10,000 10,000 एक्सपेरिमेंट किए थे एक्सपेरिमेंट्स। तब जाके लास्ट में बल्ब गलती से तैयार। नहीं बनती, गलती से कभी कभी बनती है। मैं बताऊंगा गलती से भी क्या बनता है। अच्छा, थॉमस एडिसन के बारे में और भी कुछ मालूम है? इन्होंने क्या क्या खोज करी है बल्ब के अलावा? ग्रामोफोन का नाम सुना है? ग्रामोफोन की खोज करी थी। आज ग्रामोफोन के थ्रू ही टेलीफोन बना है। बहुत खोजें करी हैं इन्होंने, इतनी पेटेंट करे हैं कि मैं बता भी नहीं पाऊंगा सारे यहाँ पर। और इनके बारे में अगर बताना चाहूँ तो मैं सुबह से शाम हो जाएगी। बल्ब को इन्होंने बनाया था और फिलामेंट बल्ब इन्होंने बनाया था। ठीक है, उससे पहले बल्ब था लेकिन फिलामेंट बल्ब नहीं था। जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले बल्ब है वो नहीं थे। केमिकल बल्ब हुआ करते थे, वो थोड़ी देर चलते थे। लालटेन वगैरह ये जो थी, तो वो भी एक बल्ब ही है लेकिन केमिकल बल्ब थे वो। तो इलेक्ट्रिकल बल्ब अगर बनाया था तो इन्होंने बनाया था और इन्होंने 10,000 ट्राई करे थे तब जाके ये बल्ब बना था। चलो, सतवीर जी के बेटे को एक बार अनम्यूट करो सर। मैं उससे बात करना चाहूंगा। पहली बार तो उसने हैंड रेज करा, नहीं तो वो पैसे देके बैठाना पड़ता है।
अनम्यूट की कमांड आई होगी। हाँ भाई, पहले अपना नाम बताओ और आगे आ जाओ। आज तुम्हारी क्लास है, पीछे मत बैठा करो। पीछे बैठने वाले बच्चे मुझे पसंद नहीं है भाई। क्लास में आगे बैठोगे तो पसंद हो। बताओ, इनका अंकल का नाम सुना है कभी? इसको जो पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर वो थॉमस जो एडिसन का। ये अंकल जो है, इनका नाम जानते हो? हाँ, थॉमस एडिसन। हाँ, कहाँ देखे थे? हम्म, तिकोना पार्क में? कौन सी बुक में पढ़ा था? अच्छा बताओ, क्या किया इन्होंने? बल्ब इन्वेंट किया है। बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट किया। वेरी गुड। आज तो पैसे लेके नहीं बैठाए ना तुम्हें? ठीक है, बिना पैसे के बैठना है, ठीक है? अगर बैठोगे ऐसे और नॉलेज लोगे तो कुछ सीख के जाओगे, ठीक है बेटा? चलो, अब समय ज्यादा नहीं है हमारे पास, बाद में बात करेंगे आपसे। अब तो इन अंकल के बारे में बताता हूँ। ये है थॉमस एडिसन, ठीक है? थॉमस अल्वा एडिसन, इनका पूरा नाम था, थॉमस अल्वा एडिसन। अब सोचो, जब हम 5 से 10 बार किसी काम में असफल हो जाएं और हम गिव अप कर जाते हैं कि भाई अब नहीं होगा मेरे से, हम हार मान लेते हैं, बहाना ढूंढ लेते हैं, किस्मत नहीं थी, टाइम नहीं था, ये शायद मेरे बस का नहीं था, ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन थॉमस एडिसन ने ऐसा नहीं किया भाई। इनको मंदबुद्धि कहते थे क्लास में, लेकिन इनकी माँ जो थी वो कहती थी कि मेरे बेटे जैसा तो कोई समझदार दुनिया में पैदा नहीं हुआ। अब वो सही कहती थी, झूठ कहती थी, ये तो उसकी डिस्कवरीज बता रही है भाई। तो उसको मंदबुद्धि का दर्जा मिल गया था। तो डॉक्टर, और हाँ, अभी सर जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे कि इसने 1,000 बार कोशिश करी थी, 10,000 बार कोशिश नहीं करी थी। और लोग हंसते थे इनके ऊपर, ताने मारते थे कि भाई तेरे से नहीं होगा, तू तो कुछ बेकार है, पागलपन है तेरे अंदर, तो कुछ ये काम करेगी ही नहीं। लेकिन जब इन्होंने बल्ब बनाया तो देखो, ये फेल हुए, पहली बार फेल हुए, दूसरी बार फेल हुए, 1,000 बार फेल हुए। तो लोगों ने कहा यार ये कोई नई बात थोड़ी है, बल्ब बना दिया तूने, 1,000 बार फेल हुआ है, इसमें कौन सी नई बात है? तो उसने पता है क्या कहा? उसने एक वर्ड दिया, एक वर्डिक्ट दिया। उसने कहा कि मैं 1,000 बार, कौन कहता है कि मैं फेल हो गया? मैंने 1,000 रास्ते ढूंढे हैं बल्ब के ना जलने के। अगर ये 1,000 बार बल्ब नहीं जल रहा है, मतलब बल्ब नहीं जल रहा, तो इन 1,000 कारणों में से कोई एक कारण होगा। तो उसको भी उसने जो है पॉजिटिव एटीट्यूड से एक्सप्लेन किया। तो है ना जबरदस्त बात? चैंपियन मेंटालिटी इसको कहते हैं, चैंपियन मेंटालिटी। जो चैंपियन होगा वो ऐसे ही करेगा, ठीक है? अगर जो नॉन चैंपियन होगा तो ये कहेगा यार आफत आ गई भाई इसे बनाने में, 1,000 बार फेल हो गया मैं, ठीक है? 1,001वीं जो कोशिश थी उसमें रोशन हुई दुनिया, बल्ब जला और पूरी दुनिया का अंधेरा कम कर दिया उसने। तो अब इससे क्या मैसेज मिलेगा भाई? इससे ये मैसेज मिलेगा कि जब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कोई भी आए तो उसको नो मत बोलो, उसको यस की तरह देखो। हर बार गिनती करो उसकी, लिखते रहो उसको कि भाई अब फिर से उठूंगा मैं। और जो रुका नहीं वही चमका है, ठीक है? एक कहावत होती है ना कि वो हारा हुआ वो नहीं है जो नीचे गिर पड़ा, बॉक्सिंग कोर्ट की बात है। जीता वही है जो बार बार उठा है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों से लड़ते लड़ते फिर उठते रहो और पिटते रहो। मतलब ये लाइफ में और चीजों के लिए है, ठीक है? मतलब सक्सेस आएगी जरूर, आप करते रहो करते रहो करते रहो। चलो, एक मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। इस भाई साहब की शक्ल देखो ध्यान से, गौर से देखो इस इंसान को, ठीक है? मैं इस भाई साहब को यहां पर दिखाता हूं। बताओ जरा, कौन जानता है इसके बारे में? हैंड रेज करो सिर्फ, किस किस का हैंड रेज है मैं देखना चाहूंगा। भाई अब तो किसी का भी हैंड रेज नहीं हो रहा। इसको कोई नहीं जानता मतलब, है ना? ठीक है। इसका राशन कार्ड में नाम अभी अभी लिखवाया। ये जो भाई साहब हैं, अच्छा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस किसने सुना है? लोअर कर दो हैंड। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। है ही नहीं सुना है। कौन है? कुछ बोल तो रहा है, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम सुना है? ये भाई साहब हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इनको ये कहते हैं कि गलती से ये इन्वेंटर बन गए। गलती से भी कई बार बन जाते हैं, जैसा भी उन्होंने बताया कि गलती से भी बन जाती है। अजीबोगरीब इनकी एक्सपेरिमेंटेशन थी। देखो, कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें गलती से कोई कुछ ऐसा दिख गया हो और मान लीजिए फंगस लग गया हो किसी खाने में, गलती से मम्मी ने उसको फेंक दिया हो। लेकिन अगर सोचो, अगर कोई साइंटिस्ट उस फंगस को देख के ये बोले कि भाई वाह, यही है जो जान बचाएगा। ऐसा ही इनके साथ हुआ था, एक्सीडेंटल जीनियस कहते हैं इनको। एक पेट्री डिश होती है ना जो हम साइंस की लेबोरेटरी में देखते हैं, पेट्री डिश। एक दिन ये क्या करने लगे, उसमें बैक्टीरिया ग्रो करते थे उसके अंदर ये, ठीक है? बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये उन पर रिसर्च कर रहे थे। तो ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे। कुछ दिन बाद इनको एक काम आ गया, छुट्टियों पे चले गए।
तो जब ये छुट्टियों पे चले गए और वहां से जब ये वापस आए तो उन्होंने देखा कि डिश जहां थी, जो मतलब वो पेट्री डिश थी, जहां वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, वहां पर उसके किनारे पे फंगस लगी हुई दिखाई दी इनको। वो जो फंगस लगी हुई दिखाई दी, उन्होंने देखा कि जहां जहां वो फंगस लगी हुई है, जहां जहां वो फंगस है, वहां पर वो सारे बैक्टीरिया मरे हुए मिले हैं और बाकी जगह पे वो बैक्टीरिया जिंदे थे। अब और कोई होता तो उसको साफ कर देता पेट्री डिश को, यार ये क्या फंगस लग गया। लेकिन अलेक्जेंडर ने क्या करा कि भाई यार ये क्या है, मैं बैक्टीरियाज की खोज कर रहा था और जहां जहां ये फंगस लगी मिली है वहां वहां बैक्टीरियाज मर गए। ये समझ गया कि भाई जहां ये फंगस होगी वहां बैक्टीरिया जन्मेगा नहीं। वहां से क्या चीज बन के आई, पेनिसिलिन। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा पेनिसिलिन क्या चीज है। आप कभी भी देखना, जब हमें इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर हमें दवाई लिख के देता है, उस दवाई पे ज्यादातर अमोक्सिसिलिन, ठीक है, ये सिलिन लिन लिन जो पीछे लिखा होगा जिनके पीछे, ये हमारे एंटीबायोटिक्स होती हैं और ये पेनिसिलिन का ही एक रूप होती है। अमोक्सिसिलिन हो गया, एक साइटोसिलिन करके होती है। ये जितने भी सिलिन लगा रहे हैं पीछे, ये सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं। वहां से पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई और आज भी पेनिसिलिन को दिया जाता है जब हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, टाइफाइड होता है, कहीं घाव हो जाता है, कांटा लग जाता है, चोट लग जाती है, गन लग जाती है, बंदूक लग जाती है, ठीक है, गोली लग जाती है, तब भी हमें ये पेनिसिलिन दी जाती है जिससे कि बायोटिक मतलब बैक्टीरिया हमारे ग्रो ना करें। तो ये सबसे पहली इफेक्टिव एंटीबायोटिक थी जो इन्होंने बताई, ठीक है। उसका नाम कोई बता सकता है क्या था उसका, पेनिसिलिन के बाद पूरा एक नाम कोई बता सकता हो? 11वीं के बच्चों को तो पता होनी चाहिए, अगर कोई है इसमें बैठा है। पेनिसिलिन नोटेटम, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम होता है। इसी अच्छा, इसकी एक खास बात बताता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में उसने 2 सैनिकों की जान बचाई थी। तब से इसका एक्सपेरिमेंट जो है बड़े लेवल पर हुआ। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में इसको धड़ाधड़ यूज करा गया। फिर हजारों सैनिक जो थे, जो वुंडेड थे, उन पे इसको इस्तेमाल करा गया। तो इसमें लर्निंग पॉइंट क्या है? मानवी बैठे हो तुम भी, और सब बैठे हो, सारे बच्चे बैठे हो, बताओ इसमें लर्निंग पॉइंट क्या है? लर्निंग पॉइंट मैं बताता हूं आपको। लर्निंग पॉइंट ये है कि कोई भी गलती बेकार नहीं होती। हम सोचते हैं ना कई बार कई गलती होगी, यार इसमें तो समय वेस्ट हो गया, भाई उसमें भी पॉजिटिव होते हैं। देखने का नजरिया होना चाहिए, ठीक है, ओपन माइंड होना चाहिए, तब आपको पता चलेगा। जैसे थॉमस एडिसन ने कहा था, तो गलतियों से भी हमें जो है सीख लेना है, उनसे भी हमें पता लग सकता है कि जान बचाई जा सकती है, ठीक है। जब भी हम किसी इन्फेक्शन से लड़ते हैं ना, हमारे पास दुनिया भर के बैक्टीरिया होते हैं, तो डॉक्टर पेनिसिलिन की दवाई देते हैं। तो अगली बार डॉक्टर कोई दवाई दे, उसको ध्यान से देखना और डॉक्टर से पूछना कि सर क्या इसमें पेनिसिलिन है। वो भी खुश हो जाएगा, डॉक्टर भी, ठीक है। अब जो बड़े लोग इसमें बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि चलो ये तो बच्चों को ज्ञान की बात होगी, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आप क्या करोगे? क्यों दुबे जी बैठे हैं क्या? मतलब भंडारा से अलग ऐसा क्या करोगे जिससे आपको इम्यूनिटी आए हमारी बॉडी में? मतलब भगवान तो बचाएंगे ही फॉर श्योर, फिर भी एक इम्यूनिटी के लिए हम क्या डेवलप करेंगे? बताओ भाई। मैं 2-3 चीजें बताऊंगा आपको। हर्बल लाइफ लाइन आपको लेते रहना, जिससे इम्यूनिटी डेवलप होती है। और हमारा एक बीटा हार्ट होता है जिससे हमारे हार्ट की सपोर्ट होती है, हार्ट की इम्यूनिटी बढ़ती है, ठीक है। ये नोट करते जाना सारे। अच्छा, अब तीसरे वाले भाई साहब पे चलेंगे। एक स्पेशली डिजाइंड है इसमें अपना न्यूट्रिशन इम्यून हेल्थ के नाम से। इम्यून हेल्थ, हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहे हो, वो भूल गए। इम्यून हेल्थ बनाया गया है इसी के लिए। तो अभी हम तीसरे भाई साहब पे चलते हैं। ये जो सर तीसरे मैं भाई वही साहब बताना हैं, चाह रही थी इम्यून हेल्थ के बारे में, सबसे बढ़िया न्यूट्रिशन है वो। बिल्कुल। इनका नाम किसने सुना है? इनको तो बहुत लोगों ने देखा होगा। अब लक्ष्य का हाथ खड़ा है क्या, मैं देखना चाहूंगा। लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य, हाँ भारती का हैंड रेज है। भारती, अनम्यूट करता हूँ, बताओ। ये न्यूटन है। न्यूटन है? न्यूटन का पूरा नाम बताओ। आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन, वेरी गुड, क्लैपिंग करो भाई इनके लिए, ठीक है। क्या क्या डिस्कवर किया था इन्होंने? क्या डिस्कवर किया था? उन्होंने मोशन को डिस्क्राइब किया था और 3 लॉज ऑफ मोशन भी नहीं दिए थे। नहीं, इन्होंने सिर्फ उसके लॉस दिए थे, उन्होंने डिस्क्राइब हाँ, करा। लॉज डिस्कवरी किसकी करी थी? डिस्कवरी पता नहीं।
चल तेरे पास क्या चीज है, कोई है कुछ चीज रखी हुई है, बॉल वगैरह कुछ रखा हुआ? नहीं। अमित, मंजीत की कुछ तो डिवाइस होगा। पे बच्चे का हैंड रेज है एक चलो बार। मंजीत को करते हैं अनम्यूट। हाँ भाई। तो उन्होंने ग्रेविटी की खोज करी थी। कैसे करी थी खोज? वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए थे और उनके ऊपर से जैसे ही एक सेब आके गिरा तो उन, वो उन्होंने फिर ग्रेविटी की ऐसी खोज कर दी। वेरी गुड, क्लैपिंग करो मंजीत के लिए एक बार भाई, वाह बहुत जबरदस्त। ये मैं सुनना चाह रहा था। देखो भारती, उन्होंने, आपने भी सही बताई है, उन्होंने मोशंस वगैरह के लॉज को डिफाइन करा है, लेकिन मंजीत ने जो बात बताई ये है खोज। यानी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा इसके ऊपर कि भाई ये हो क्या रहा है, ऊपर से जो चीज गिर रही है वो नीचे क्यों गिर रही है, और ये नीचे से चीज ऊपर क्यों नहीं जा रही। इसको बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है, इसके बाद उन्होंने और भी चीजें खोज करी थी, जैसे कि उन्होंने ये भी खोज करी कि अगर मैं एक इंसान खड़ा हूं और दूसरा इंसान है, हम दोनों भी एक दूसरे को, ग्रेविटी हमारे पे भी लागू होती है। ठीक है, तो कभी पेड़ के नीचे बैठे हो तो अगर ऊपर से अमरूद गिरे या कुछ भी गिरे तो आप समझ लेना कि भाई तुम्हारे ऊपर ग्रेविटी गिर रही है, न्यूटन ने कुछ करा है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम, अच्छा न्यूटन का फॉर्मूला मैं कुछ जानना चाहूंगा। न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था, कौन बताएगा उसको? कोई भी हैंड रेज कर सकता है, खाली मैं अंदाजा लगा लूंगा कि हाँ आपको मालूम है। ग्रेविटी का फॉर्मूला कौन बताएगा? मैं मयंक से पूछना चाहूंगा, मयंक है क्या? मयंक तो मुझे दिख नहीं रहा आज। ये रहा। हाँ भाई बहुत मयंक, ग्रेविटी का फॉर्मूला बताओ। ग्रेविटी का फॉर्मूला मेरे को भी नहीं पता। आपने तो न्यूटन का अरे भाई पूछा। किसको पता होगा? मेरे को तो नहीं पता। अरे ग्रेविटी का फॉर्मूला यार सबसे आसान फॉर्मूला है, ये तो सबको पता होना चाहिए। क्यों भाई, लक्ष्य है? फोर्स इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई ब्रैकेट m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, पढ़ लो। ठीक है, इसमें ये रिलेशन बताया उसने कि भाई कोई भी जो डिवाइस है मास 1 और मास 2, इनको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय आर स्क्वायर कर दो, तो जी एक कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर, जो हमारा कांस्टेंट है वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फोर्स निकल के आ जाएगा। यानी अगर 1 किलो की कोई चीज अगर ऊपर से गिरेगी तो वो कितनी देरी में नीचे पहुंचेगी, कितनी ताकत के साथ नीचे पहुंचेगी, ये सारा यही टेस्ट बताता है। तो एफ का फॉर्मूला न्यूटन ने दिया था। ठीक है, चलो अब हम अगले भाई साहब पे पहुंचते हैं। अच्छा, मैं न्यूटन ने तो इस पे फोकस करा कि भाई ऊपर से कुछ गिर रहा है। हम जो लोग बैठते हैं, क्यों दिनेश जी, आप कभी फोकस करते हो कि हमारे आसपास क्या हो रही है? हाँ करते होंगे। क्या चीज ऐसी है जो हमें इस फोकस को बढ़ाती है? ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है हमारा हर्बल लाइफ का जो इस फोकस को बढ़ाएगा? ये ए फ्रेश। ठीक है, इससे भी हमारा फोकस बढ़ेगा, हम देखना स्टार्ट कर देंगे क्या हो रहा है मेरे आसपास। ठीक है, दिमाग जागना स्टार्ट करेगा। अच्छा अब चलते हैं एक और भाई साहब के पास। ये पर्सनली मुझे बड़े पसंद है दोनों भाई साहब। अब कौन बताएगा हैंड रेज करके कि भाई ये कौन है? भाई ये तो बहुत ही आसान है, सब जान गए होंगे इसको तो। अब मैं इनसे, जिन्होंने हैंड रेज नहीं करा ना उनकी कुटाई होगी आज। नीलांजना ने हैंड रेज कर लिया है। मैं नहीं बोल रही। लक्ष्य का जेब्रोज। म्यूट करो भाई, लक्ष्य अब तो तुम्हारा नंबर खत्म हो गया, जब फॉर्मूला पता नहीं जेब्रोज। था। है जेब्रोज। जेब्रोज। क्या बोल रहा है? जेब्रोज। जैबरोज नहीं है भाई, जैबरोज नहीं है। म्यूट कर लो अब अपने आप को, एक ही बोलना, मौका बोल म्यूट है। नीलांजना को करो सर। हाँ भाई नीलांजना। निकोला टेस्ला। अरे भाई रुक जा, सबका नाम देगा अब धीरे धीरे। बताओ भाई नीलांजना। मौसमी जी की नीलांजना डिवाइस पे है हैंड सब। रेज, नीलांजना, हैंड रेज नहीं है नीलांजना का, मैं देखता हूँ जी, अनम्यूट कीजिए। नीलांजना हैंड रेज किया करो। हाँ, राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स, यू आर एग्जैक्टली राइट। तो राइट ब्रदर्स ने क्या बनाया था? एरोप्लेन बनाया था फर्स्ट। एरोप्लेन बनाया था। हाँ। फर्स्ट ग्लाइडर कहते थे उसको। ठीक है, हाँ। वेरी गुड, क्लैपिंग करो नीलांजना के लिए सभी। थैंक यू। हाँ, अब दीपिका ने हैंड रेज करना बंद कर दिया क्या, या पता ही नहीं है? सर इसका आइडिया नहीं था। हाँ राइट ब्रदर्स, अरे देखो ना वो बैठे हुए हैं ग्लाइडर के अंदर।
ए फ्रेश पियो, फोकस बढ़ेगा। ठीक है, चलो अभी राइट ब्रदर्स के बारे में जानते हैं। ये दो भाई थे, ठीक है। आज अगर ये नहीं होते तो हम भी उड़ नहीं पाते। इन दोनों का नाम था ऑरविल राइट और विल्बर राइट, ठीक है। दो भाई थे, जुनून सवार था दोनों के ऊपर। मतलब ये बोलते थे कि एक दिन हम इंसान को हवा में उड़ा के दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखते थे चिड़िया उड़ती थी, एक खिलौना हेलीकॉप्टर देखा था इन्होंने। तो ये दोनों भाई सनकी से थे, इन्होंने कहा यार ये हेलीकॉप्टर उड़ सकता है तो क्या इंसान नहीं उड़ सकता। तो उन्होंने फिर वहां से इंस्पिरेशन ली। इन्होंने मैकेनिक्स की पढ़ाई करी, फिजिक्स को स्टडी करा, विंड की स्टडी करी। कई बार इनकी हड्डी भी टूटी है। कौन जानता है इस बात को? बहुत कम लोग जानते हैं। हम सिर्फ एरोप्लेन में बैठ कर टिकट करा कर निकल लेते हैं। भाई इसके पीछे उन्होंने हड्डियां तोड़वाई हैं, मशीनें टूटी हैं उनकी, ठीक है। और उस जमाने में पैसे भी नहीं हुआ करते थे। मेरे पिताजी तो देते ही नहीं थे पैसे मुझे खिलौने के लिए भी। तो इनके लिए भाई क्लैपिंग करो एक बार, अर्विल राइट और विल्बर राइट। इन्होंने पता जब पहली बार जहाज उड़ाया था उसका नाम रखा था फ्लायर। और कितनी देर उड़ा था वो जहाज? सिर्फ 12 सेकंड उड़ा था। इतने खुश हुए ये 12 सेकंड की फ्लाइट में कि भाई वाह मजा आ गया। 12 सेकंड बाद वो जहाज नीचे गिर गया, इनकी हड्डी वड्डियां टूट गई। फिर उन्होंने कहा कि भाई अब तो हम इसको और तगड़ा बनाएंगे। फिर उन्होंने 120 फीट उड़ाया उस जहाज को। उसके बाद फिर उन्होंने एक ऐसा एरोप्लेन बनाया जो पूरे आइलैंड को क्रॉस कर गया। वहां से ये जहाज बने थे। और अब इससे हम क्या सीख लेते हैं? इससे ये सीख लेते हैं कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट सीख है कि अगर कोई तुम्हारे ऊपर हंस रहा है कि भाई तेरे से नहीं होगा यार, और हंसे तुम्हारे ऊपर, तो क्या करो, हंसी के आगे अपने सपनों को मत छोड़ना कभी भी। घबराना मत कि भाई हंस रहा है तो यार ये थोड़ी है जो मुझे मेरे फ्यूचर को डिसाइड करेगा। जो हंस रहा है मैं डिसाइड करूंगा। तो जो तुम पे हंस रहा है उसको हंसने दो, और तुम उस पर उल्टा हंसो कि देखो ये हंस रहा है और इसको मैं गलत प्रूव करूंगा। एंड यू विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन व्हेन यू प्रूव हिम रॉन्ग। ठीक है, ये बात याद रखना हमेशा। जब तुम उसको रॉन्ग प्रूव करोगे तुम सबसे ज्यादा खुश नसीब इंसान होगे। तो विल्बर राइट, अर्विल राइट, मजा आ गया। अब हम चलते हैं एक ऐसे शख्स के पास जिन्होंने डीएनए बनाया। ठीक है, अब डीएनए का नाम जो है किस किसने सुना है? हैंड रेज करोगे। वेरी गुड। किसी का भी हैंड रेज नहीं है। एक का हैंड रेज है, राधिका का, बस, और किसी का हैंड रेज नहीं है। लक्ष्य का भी हैंड रेज है, कपिल का भी हैंड रेज नहीं है। कपिल तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होने चाहिए यार। डीएनए का नाम क्यों नहीं सुना भाई तुमने? कपिल? हाँ सुना है। चलो कपिल को अनम्यूट करो सर। कपिल जी हमारे क्लास के यंगस्टर हैं, मेरे से तो छोटे ही। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कपिल। डीएनए का फुल फॉर्म बताओ। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? है जी। क्या होता है? इसी से पहचान होती है सर, अपनी जैसे पहचान करते हैं कहाँ हम होता है? मेरी डीएक्सी। बॉडी में कहाँ मिलेगा ये? अगर मैं अपनी बॉडी में ढूंढने निकलूं डीएनए, कहाँ पहुंचूंगा इसके लिए? सर कंफर्मेशन तो नहीं है बट अप्रोक्स 7 से नहीं आ रहा। मुझे किसी ने बताया था कि क्या नाम है, कहाँ ये के अंदर? ये होता है तो थाई बोन में सबसे ज्यादा, या जो हमारी मोलर रीढ़ की हड्डी। गार्ड होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा होता है। समझाओ समझाओ समझाओ। डीएनए जितनी भी बॉडी में सेल्स है ना, जितनी भी सेल्स हैं, कहीं चले ना, कहीं पर पूरी बॉडी में वहीं पहुंचोगे। डीएनए हर जगह है, बाल तक में भी है डीएनए। फॉरेंसिक ठीक एक्सपर्ट है, भी हैंड तो रेज है, डीएनए की तो वो रोज डीएनए कराते हैं। भाई कौन से कप्तान सर बताओ फॉरेंसिक डीएनए के लिए एक्सपर्ट? हम अच्छा कौन सा अच्छा, सैंपल कप्तान जी। लेते हैं सबसे ज्यादा? हाँ करो 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 सर। हाँ जी बताओ नमस्कार। सर। सर नमस्कार। डीएनए का बताओ हमें जरा, कहाँ मिलता है बॉडी में? डीएनए का जो है ना, अपनी डॉक्टरी लाइन में सबसे ज्यादा जो अपना आर्ट होता है ना, आर्ट हार्ट में जो बल्ब होता है, हाँ हार्ट का बल्ब, हाँ जी। खून, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है आज के टाइम में जो डॉक्टरी लाइन में है। डीएनए डॉक्टर एक्सपर्ट ये बताते हैं। जो अपनी ठीक थाई है सर। किस कौन होती है उसमें किसने करी थी सर इसकी खोज? खोज किसने करी थी इसकी? इतना नहीं पता, लेकिन भाई खोज का नहीं पता, पुलिस तो वहां सैंपल लेती है ना, कोई डेड बॉडी मिल गई अनआइडेंटिफाई तो वो हाँ कोशिश ये करता है डॉक्टर की चलो जहां सर, आज मैक्सिमम आज हम पॉसिबिलिटी हो एजुकेट वो करेंगे चीज दी आपको। जाए। आज हम आपकी एक्सपर्टीज को और थोड़ा और एक्सपर्टीज में बढ़ाएंगे। तो थैंक यू। डीएनए जो है इसका मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
देखो जितने भी लोग बैठे हुए हो ना, आपको पता भी नहीं है, आपको एक स्पेशल कोड दे के भेजा भगवान ने, एक ऐसा कोड दे के भेजा है। सर गैरी ब्लेसी ने करी थी खोज। किसने? गैरी ब्लेसी ने। नहीं, 2 साइंटिस्ट थे, मैं बताऊंगा उनके बारे में। देखो डीएनए की जो मैं पहले डीएनए समझाता हूं आपको। डीएनए का मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक असल में एक प्रोटीन है, हमारी बॉडी के अंदर है। और लेकिन ये प्रोटीन जो बना हुआ है ना, ये अलग अलग कोड से बना हुआ है। अगर मैं ये कहूंगा आपका जो डीएनए का कोड है और मेरा डीएनए का कोड है, ये 2 अलग अलग कोड है, वो कोड कभी मैच नहीं करेंगे। और आप जो कुछ भी आपकी बॉडी में घटित हो रहा है, ये उस कोड की पहचान हर जगह मिलेगी। ठीक है, हम सारे जितने भी दुनिया में लोग हैं, सबके कोड्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसीलिए कोड से ही पहचान होती है कि भाई किसने किसको मारा। तो मरने वाले के खून में अगर किसी का आसपास किसी का खून दिख गया, उसका डीएनए निकाल लेंगे, फिर सस्पेक्ट का डीएनए निकालेंगे, तो उनको मैच कराएंगे, कोड को मैच कर गया तो समझ लो कातिल यही है। ऐसे इसकी पहचान होती है, ये कोड हमेशा रहता है। ठीक है, अब इसकी खोज जो हुई थी 1953 में हुई थी। 2 साइंटिस्ट हुआ करते थे, इनके साथ एक और साइंटिस्ट भी थी, उसका नाम लोग लेते नहीं। अगर मैं देखता हूं, अगर मेरे पास उनकी तस्वीर हो तो, दो दोस्त थे, शायद इसमें है नहीं, लेकिन ये डीएनए की एक तस्वीर है। मैं आपको डीएनए की एक तस्वीर दिखाता हूँ। डीएनए को कभी तस्वीर से खींचा था किसी एक लेडी ने, इसको फोटो 51 कहते हैं। जैसे एरिया 51 है ना एलियंस का, ऐसे ही फोटो 51 नाम दिया गया है। इसमें डीएनए दिखाई दे रहा है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी ऐसे 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 करके हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। उसका नाम था रोजालैंड फ्रैंकलिन, जिसने इसका फोटो खींचा था, तो उसको क्रेडिट देते नहीं है लोग। तो साइंटिस्ट कौन थे? जेम्स वॉटसन था, यूनाइटेड स्टेट्स का था, और एक फ्रांसिस क्रिक था, ये इंग्लैंड का था। इन दोनों ने मिलकर डीएनए को पहली बार जो है बताया कि भाई डीएनए एक हेलिक्स स्ट्रक्चर का होता है। और इस लेडी ने, जिसको मैंने बताया था रोजालिंड फ्रैंकलिन, इसने फोटो खींचा था, और इसने फोटो जब खींचा था तो एक्सरेज के थ्रू फोटो खींचा था। ये एक्सरे का फोटो है, तो कितना छोटा होता है और कितना पावरफुल होता है, कितनी मतलब 37 ट्रिलियन सेल होती है मेरी बॉडी में, हर एक सेल के अंदर डीएनए होता है, सोच के देखना। तो मेरी पूरी बॉडी में 37 ट्रिलियन डीएनए होते हैं। धरती से सूरज तक 600 बार आ सकता है, इतना बड़ा होता है। धरती से सूरज तक डीएनए इतना ज्यादा होता है, मतलब अगर हम उसको लगाए चले जाएं, फैलाते चले जाएं सीधा, तो इतना बड़ा होता है 600 बार। ठीक है, अच्छा तुम्हारी फैमिली में किसका चेहरा तुम्हारे जैसा है? मानवी, तुम्हारा चेहरा किसके जैसा? पापा के जैसा है, मम्मी के जैसा? पापा की जैसी नाक, मम्मी की जैसी आंख। ये कैसे पता चला? ये हमारा डीएनए से पता चला, डीएनए ने मिलकर ऐसा बनाया। ठीक है, क्योंकि मम्मी का डीएनए भी है आपके अंदर, तो कुछ कोड पापा का होता है, कुछ मम्मी का होता है, इनको मिक्स करके नया कोड बनता है, जिसमें कुछ फीचर्स मम्मी के, कुछ पापा के, ऐसे हम यूनिक होते हैं। ठीक है, और जो चीजें नहीं दिखती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। डीएनए को हम लोग देख नहीं पाते, वो अंदर ही अंदर देखो कितना इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब हम चलते हैं एडवर्ड जेनर की कहानी पे चलते हैं। एडवर्ड जेनर का नाम किस किसने सुना है? जाहिर सी बात है 8वीं 10वीं के बच्चों ने, सबने सुना होगा। राधिका ने भी सुना होगा। ठीक है, एडवर्ड जेनर की मैं कहानी सुनाता हूं आपको। देखो, एक बचपन में जो इंजेक्शन लगाया जाता है ना, ये एडवर्ड जेनर की देन है, क्योंकि एडवर्ड जेनर को इंजेक्शन नहीं लगा था। अब आप हंसोगे कि भाई मम्मी तो पकड़ पकड़ के इंजेक्शन लगवाती है। ठीक है, ले जाते हैं ना, हमारे टाइम पे सर को शायद याद होगा, जयपाल सर को, और जो उनके हमारे साथ के, हमें हमारे स्कूलों में पकड़ पकड़ के लेके हमें इंजेक्शन लगाने ले जाया करते थे। उसको चचुआ कहते थे। और मुझे आज भी याद है, मैं दुबक जाता था उसके दरवाजे के पीछे, जबरदस्ती लगाते थे, हर बच्चे को लगाते थे। तो भाई हमें डर लगता था। अब तो देखो वैक्सीन पहले ही लग जाती है। एक बीमारी हुआ करती थी उस टाइम पे, स्मॉल पॉक्स की बीमारी थी, जिससे चेहरे पे और पूरी बॉडी पे मतलब भयानक फोड़े फुंसी हो जाते थे। उसको कहते थे स्मॉल पॉक्स, अब तो खत्म हो चुकी है। उसमें बुखार होता था, दर्द होता था, और कई बार लोग मर जाते थे। ये इतनी मतलब भयंकर बीमारी थी स्मॉल पॉक्स के, पूरे गांव के गांव खाली हो गए थे स्मॉल पॉक्स में। अब एडवर्ड जेनर था, वो सब कुछ देख रहा था। उसने चैलेंज लिया कि भाई मैं इसको निकाल के छोड़ूंगा, इसका सॉल्यूशन। वो इंग्लैंड में थे, एक डॉक्टर थे। उन्होंने नोटिस करा कि जो लेडी जो दूध निकाल रही है गाय का, वो बीमार नहीं पड़ रही इससे, स्मॉल पॉक्स से। ऐसा क्या कर रही है वो कि वो बीमार नहीं हो रही? एफ्रेश लेते थे वो भी, उनको पता लग जाता था, वो अलर्ट रहते थे कि हो क्या रहा है। उन्होंने देखा सब बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन जो दूधिया है, ठीक है, जो लेडी जो दूध निकाल रही है, वो बीमार नहीं पड़ रही। इनमें ऐसा क्या है?
तो उन्होंने देखा कि एक उस समय एक बीमारी और हुआ करती थी, उसको काउपॉक्स कहते थे। वो माइल्ड सी बीमारी थी, घबराने की कोई उसमें दिक्कत नहीं हुआ करती थी। लेकिन उन लोगों के अंदर अंदर काउपॉक्स थी, जो दूध निकालते थे, वो गाय से आती थी। तो उन्होंने देखा कि माइल्ड बीमारी वाले लोग इस बड़ी बीमारी से बच रहे हैं, तो कुछ तो इनके अंदर है। तब पता लगा कि ये वैक्सीन नाम की चीज भी कोई चीज हो सकती है। तब उसने क्या करा, एक बच्चे को बुलाया और उस पर एक्सपेरिमेंट करा। ये 1796 की बात है, 1800, ठीक है। उस बच्चे का नाम था जेम्स फिप्स। उसने उसको काउ पॉक्स का इंजेक्शन दे दिया। मतलब वो माइल्ड सी बीमारी थी, तो उसने घबराने की, उसने देखा कि कोई बात है ही नहीं, तो दे दो इसको। काउ पॉक्स की बीमारी दे दी और उसने देखा कि इसको स्मॉल पॉक्स हुआ ही नहीं। वो समझ गया कि बॉडी एंटीबॉडीज बना रही है। अब वहां से हमारी सबसे पहली वैक्सीन हुई। उसके बाद देखो उसने कितने लोगों को उसने ठीक कर दिया। अभी कोविड में भी वही वैक्सीन का। अच्छा, वैक्सीन का मतलब क्या होता है? आज हमारे पास टाइम है, तो कौन बताएगा वैक्सीन का मतलब क्या होता है? इसके नाम से बताता हूं मैं। वैका, वैका शब्द सुना? वैका, वैक्सीन का जो फर्स्ट वर्ड है वैका, ये लैटिन वर्ड है। वैका का मतलब होता है काव। काव को कहते हैं वैका, ठीक है। यानी काव से बनी हुई सीन। सीन का मतलब है प्रोटेक्शन, यानी गाय से ये शुरू हुई थी और प्रोटेक्शन हमें दे रही है, इसलिए इसको वैक्सीन नाम दिया गया, ठीक है। अब जितनी भी वैक्सीन होती हैं, अभी मैं वैक्सीन भी आपको समझाऊंगा कि वैक्सीन काम कैसे करती है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी वो, और थोड़ा सा उसमें फोकस होकर सुनना है और बड़ों को भी सुनना है, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर को ही इस एक्सपेरिमेंट का खिताब दिया जाता है कि भाई उन्होंने आज जो इंजेक्शन इन्होंने बनाए हैं, जो भी हम इंजेक्शन ले रहे हैं वैक्सीन, ये सब उन्हीं के सॉल्यूशंस हैं। अच्छा, इससे क्या क्या हमें वो मिलती है? इससे हमें क्या चीज की इंस्पिरेशन मिलती है? कि बच्चों, एक पल के लिए अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई अगर वैक्सीन नहीं होती तो आज जो कोविड में इतने लोग मरे, इतने लोग जो बीमार हुए, आज लाइन लग चुकी होती कितने लोगों की। इसलिए ये वैक्सीन बनानी बहुत जरूरी थी, और वैक्सीन का वहीं से आया था। और दिमाग और जज्बा खुला होना चाहिए, तो सब कुछ मुमकिन है। अच्छा, एक लेडी है, एक लेडी है ये, अगर इसको ध्यान से देखो तुम, इस फोटो में तुम्हें एक नई चीज दिखाई देगी। मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा तुम्हारा, इसको सिर्फ देख के बताओ मुझे, ये दिखाई दे रही है लेडी? अब मैं सारे लोगों से एक चीज पूछूंगा कि अगर ऐसा हो जाए कि आपको दिखना बंद हो जाए, तो सोच के देखो कैसा महसूस करोगे। सब अचानक से अभी के अभी तुम्हें सब कुछ दिखना बंद हो जाए, परेशानी होगी ना। फिर मैं आपसे कहूं कि देखने के साथ साथ सुनना भी बंद हो जाए, और परेशानी बढ़ जाएगी। अगर मैं तुमसे कहूं कि देखना भी बंद हो जाए, सुनना भी बंद हो जाए, बोलना भी बंद हो जाए, अब सोचो कैसा महसूस होगा। सोच के देखो एक बार कि लाइफ कैसी होगी, ठीक है। खत्म हो चुका होगा सब कुछ। ये वो औरत है जिसने दुनिया बदल दी। मतलब ये, इसकी इंस्पिरेशन की कहानी को मैं मतलब सैल्यूट करता हूं। जिसने देखना बंद कर दिया, सुनना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया, उस लेडी ने कितनी किताबें लिखी। ये जो इसके साथ एक लेडी दिखाई दे रही है, इसने इसको सिखाया। ऐसे इंसान को कैसे सिखा सकते हो आप? सोच के देखो। एक जानवर को नहीं सिखा सकते हम, एक पिल्ले को नहीं सिखा सकते, एक डॉग को नहीं सिखा सकते चीजें। एक ऐसे इंसान को कैसे सिखा सकते हो जो कि ना तो सुन सकती है, ना बोल सकती है, ना देख सकती है, उसको उसके सेंसेस ही काम ही नहीं कर रही, उसको क्या सिखाओगे आप? और इसने किताबें लिखी हैं। बहुत स्मार्ट लेडी बन के आगे आई थी। इसकी कहानी सुनाऊंगा बहुत। इसका हेलन केलर नाम है, ठीक है। और जो ये लेडी इसके साथ दिख रही है, इसका नाम है एन सलीवन। ये टीचर थी इसकी। मतलब इसको 1880 में इनका जन्म हुआ था, हेलन केलर का, और अमेरिका में जन्मी हुई थी। 1.5 साल की उम्र में इन्हें एक ऐसा बुखार हुआ कि उसमें सब कुछ इन्होंने खो दिया। कंप्लीटली ब्लाइंड हो गई, डेफ हो गई, कुछ नहीं इनको सुनाई दे रहा था। छोटी सी उम्र में सब कुछ खो दिया, ठीक है। लेकिन जो इनकी टीचर थी एन एस सलीवन, इन्होंने कहा कि भाई मैं इसको सिखाऊंगी। उन्होंने सिर्फ हाथ को टच करके, स्पर्श से, इशारों से, ठीक है, स्पर्श के जो इशारे थे, इनसे इन्होंने वर्ड्स सिखाए। सोच के देखो कितना मुश्किल रहा होगा उसके लिए। वाटर सिखाया होगा इसको, वाटर क्या होता है, लव, फीलिंग्स कैसे होती हैं, ट्री क्या होता है, कैसे दिखते हैं, ये सारी चीजें इन्होंने सिखाई होगी इनको। फिर इन्होंने ये दिखाया कि भाई जिंदगी को बिना देखे, बिना बोले, बिना सुने भी जिया जा सकता है। इनकी संघर्ष की कहानी भाई बहुत खतरनाक है। 1904 में इन्होंने जो है कॉलेज भी जाना स्टार्ट करा था।
और ये एक महान लेखक बनी है, मोटिवेशनल स्पीकर बनी है। स्पीकर इन द सेंस के इन्होंने किताबें लिखी हैं, उसके थ्रू इन्होंने अपने विचार सामने ले गई, और डिसेबल्ड थी कंप्लीटली, बिना आवाज के। 12 किताबें लिखी हैं इन्होंने, और 25 देशों में ये घूमी है। उस जमाने में 1900 में कितने लोगों को इंस्पायर करा हुआ इन्होंने, ठीक है। जो नहीं देख सकती थी वो टीचर बनी सबकी। तो अब क्या आप इससे सीखते हो? अगर तुम्हारी हिम्मत तुम्हारे साथ है तो तुम्हारी डिसेबिलिटी भी तुम्हारी एबिलिटी है, ठीक है। तो हमारे पास तो सब कुछ है, हाथ भी है, पैर भी है, दिमाग भी है, सब कुछ दिया है। तो जब ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, कभी भी चैलेंजेस से घबराना नहीं है। अब एक और आदमी है जिसको सभी जानते होंगे, इसको तो लगभग सबने देखा होगा, क्योंकि ये तो हाल ही के साइंटिस्ट रहे हैं, इनको तो सब जानते हैं। डिस्कवरी पे अगर देखोगे तो 80% इन्हीं को दिखाया जाता है। हैंड रेज करो जरा, किस किसने सुना है इनके बारे में? मैं देखना चाहूंगा। किसी का हैंड रेज नहीं है, किसी का भी हैंड रेज नहीं है भाई। वाह, बहुत बढ़िया भाई। हैंड रेज है अमित, 3 हैंड रेज है। लक्ष्य, मयंक, दीपिका। वैसे हैंड रेज करो भाई, इलेक्ट्रॉनिक नीलांजना। ऐसे नहीं, इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज है तीनों के। हाँ, तो हम एक बार फिर चलते हैं, इस बार लक्ष्य के पास चलेंगे हम। ये लक्ष्य का फील्ड है भाई। स्टीवन हॉकिन। पूरा नाम बताओ ढंग से। अरे पूरा ही तो नाम है इनका। क्या है? स्टीवन हॉकिन। सर्च करके मुझे अभी दोबारा से जवाब देना, ठीक है? ठीक है, स्टीवन हॉकिन। स्टीफन हॉकिंग्स, ठीक है। क्या खोज करी है इन्होंने, बताओ भाई? ब्लैक होल्स के बारे में सुना है? हाँ चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। स्टीफन हॉकिंग्स जो है ये अमेरिका में है, और ये मतलब देख रहे हो आप, चेयर पे बैठे हुए हैं। इनको एएलएस की बीमारी है, ठीक है। एएलएस की बीमारी होती है, उस बीमारी में सब कुछ मतलब उसको अमेयोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसमें हमारी पूरी मसल्स काम करना बंद कर देती है, वीकनेस आती चली जाती है धीरे धीरे। तो सारी मसल्स काम, एक आंख की पुतली काम करती है बस ऐसे ऐसे ऐसे। ये उस पुतली से कंप्यूटर को बोलते हैं कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, और वो कंप्यूटर फिर इनकी आवाज निकाल के बाहर बोलता है। सोचो यार कितनी प्रॉब्लम होगी इस इंसान को। और ये अभी तक का सबसे, जो 3 साइंटिस्ट हुए हैं दुनिया के सबसे बड़े, जो 3 साइंटिस्ट हुए हैं उनकी रैंकिंग में है ये। सोच के देखो, जो आदमी ना बोल सके ना सुन सके, इतनी लिमिटेशंस हैं इनकी यार, ये फिर भी मतलब दुनिया को आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रिलियंट साइंटिस्ट मैं कहूंगा। 1942 में ये इंग्लैंड में जन्म लिया था इन्होंने, और ये कहते थे कि लुक अप एट द स्टार्स एंड नॉट डाउन एट योर फीट। ये कहते थे हमेशा तारों की तरफ देखो, नीचे देखने से कुछ नहीं मिलेगा, पैरों की तरफ देखने से क्या है, ऊपर देखो हमेशा। और जब ये 21 साल के थे तब ये बीमारी हुई थी, उससे पहले किस्मत से ये पढ़ चुके थे, और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि भाई 2-3 साल से ज्यादा नहीं जी पाओगे। धीरे 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 सारा शरीर काम करना बंद कर रहा था। इन्होंने कितनी खोज करी है, देखो बिग बैंग थ्योरी हमने सुनी होगी, बिग बैंग थ्योरी उन्होंने उसको डीपली समझाया है। टाइम ट्रेवल समझाया है इन्होंने, कितनी किताबें, कितनी फिल्म, कितनी चीजें बनी है इनके ऊपर। ब्लैक होल समझाए हैं। और एक फेमस किताब है इनकी, अगर तुमने नाम सुना हो उसका, लक्ष्य अगर मिले समय तो उसको पढ़ना, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम करके है एक किताब, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। वो सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, साइंस की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब। उसने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, दिमाग हिला देती हैं वो। मैंने थोड़ी सी पढ़ी थी एक बार फ्लाइट में, लेकिन मैं उसको पूरा नहीं पढ़ पाया था। तो इससे क्या चीज सीखने को मिलती है हमें? ये सीखने को मिलती है कि लिमिटेशंस जो होती हैं हमारे जीवन में, ये सिर्फ बाहर की चीज होती है, ये हमें रोक नहीं सकती अगर हम चाहें तो। लेकिन हम क्या करते हैं, गिव अप कर जाते हैं। हम सोचते हैं कि मैं तो डिसेबल्ड हो गया, ये मेरे बस की नहीं है। और जो इंसान हार नहीं मानते हैं, वो देखो स्टीफन हॉकिंग्स ने हमें सिखाया कि बॉडी हार सकती है, दिमाग नहीं हार सकता। दिमाग हमेशा काम करता रहेगा। अच्छा चलो, मैं अब अगले 7 से 8 मिनट में आपको एक ऐसी चीज सिखाऊंगा जो आनी चाहिए सभी को, ठीक है? व्हाइट ब्लड सेल्स का नाम किस किसने सुना है? व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट से ही लेते हैं। WBC सुना होगा, WBC का नाम सबने। तो WBC जो होती है, हम उसको नॉर्मली कह देते हैं कि भाई आर्मी है हमारी बॉडी में,
और ये इन्फेक्शन से बचाती है। ऐसे ही है, ये हमारे बैक्टीरिया से भी हमें बचाती है। अच्छा, जब आपने कभी, और ये मैं बड़े लोगों को भी कहूंगा जो टेस्ट कराते हो, आपने कभी उसमें नाम सुना होगा कि मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और सुने होंगे लिम्फोसाइट्स, ये हमारे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में आते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका समझाऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, हमारा जो WBC होता है ये 2 तरीके का होता है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करा गया है। एक तो होता है फैगोसाइट्स, फैगोसाइट, और एक होता है, अच्छा फैगोसाइट, फैगो का मतलब क्या है? फैगो का मतलब है किसी चीज को खा जाना। ठीक है, फैगो का मतलब है किसी चीज को खाना। अभी मैं बताऊंगा आपको। लिम्फोसाइट्स हमारे दूसरे हो गए, लिम्फोसाइट्स। तो अगली बार जब कभी ब्लड टेस्ट को आप देखोगे तो आप देखोगे ये फैगोसाइट और लिम्फोसाइट में हमारी WBC 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। अच्छा, फैगोसाइट को समझते हैं। फैगोसाइट जो है ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये फैगोसाइट 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, नोट करते रहना, ये बहुत कीमती चीज मैं आपको बता रहा हूं। एक होता है मैक्रोफेजेस, और दूसरा होता है मोनोसाइट, और तीसरा होता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स जो है ये हमने ब्लड टेस्ट में देखे होंगे कई बार। न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मोनोसाइट लिखे होते हैं, एरिथ्रोसाइट, पता नहीं क्या क्या चीजें और भी होती हैं। ये 3 चीजें जो होती हैं, हम इन 3 चीजों को समझते हैं। इसमें मोनोसाइट रहेगा, ये मोनोसाइट। ठीक है, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स ये क्या काम करते हैं? ये जब भी हमारी बॉडी में कोई वायरस आता है तो ये क्या करते हैं, तीनों के तीनों इमीडिएटली जाएंगे और बैक्टीरिया को खा जाएंगे, पकड़ के खा जाएंगे उसको, मतलब पकड़ा और बैक्टीरिया को खा गए। इन तीनों का काम यही है। जब भी हम WBC में देखेंगे ये चीजें, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट, ये समझ लो ये वो आर्मी है जो पकड़ा और दबोचा और वायरस को खत्म कर दिया। ठीक है, दूसरा हिस्सा है लिम्फोसाइट। ये थोड़े से स्मार्ट होते हैं, ये स्मार्ट फाइटर होते हैं। ये थोड़े से फाइटर तो हैं लेकिन बद दिमाग फाइटर कह लो, बस पकड़ो और अटैक करो, ये हो गए वो वाले। और ये हो गए थोड़े स्मार्ट। ये क्या करते हैं, इसमें इसमें 2 तरह के हमारी आर्मी होती है, एक T सेल्स और B सेल्स। ठीक है, T सेल्स और B सेल्स। अब देखो ये कैसे स्मार्ट है, इनको भी समझना है। ठीक है, मैं एक बार फिर से जाऊंगा मैक्रोफेजेस पे। ये तो हो गया डस्टबिन, एक तरह से डस्टबिन और वॉचमैन हो गए तो एक तरह से कि भाई मैक्रो का मतलब हो गया बड़ा, फेज का मतलब हो गया खाने वाला, मैंने बताया भी। तो ये क्या करेगा, ये पहला सैनिक होता है। जैसे वायरस एंटर करा मेरी बॉडी में तो सबसे पहला सैनिक ये होगा, मैक्रोफेज। ये सैनिक क्या करता है, चौकीदार है, ये धीरे 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 ब्लड में ट्रेवल करता रहेगा। इसने देखा वायरस, इसको दिखाई दे गया वायरस, अब ये क्या करेगा, ये सबसे पहले जाएगा और उसको अटैक करेगा, खाएगा, हजम कर जाएगा। हजम कर गया, अब ये लेकिन एक काम ऐसा कर देगा मैक्रोफेज, एक सिग्नल छोड़ देगा पीछे, वॉकी टॉकी है इसके हाथ में, ये एक सिग्नल छोड़ देगा, भाई कोई वायरस आया है बॉडी में और मैंने उसको मार दिया है, खा गया हूं मैं उसको। अब इसके पीछे पीछे ये जो मोनोसाइट था ये चल रहा होता है, ये ब्लड में घूमता रहता है, ये भी एक चौकीदार है। ये अपने भाई, इसका छोटा भाई है मैक्रोफेजेस का, वो तो खा गया, लेकिन ये मोनोसाइट क्या है, इसका छोटा भाई है, ये ब्लड में ट्रेवल करता रहेगा पूरी बॉडी में। इसको ये वॉकी टॉकी का मैसेज आएगा कि यार मेरे भाई ने एक वहां वायरस देखा है, चलो उधर चलते हैं। तो ये भी उधर भागेगा, भागेगा तेजी से भागेगा, वहां जैसे ये पहुंच जाएगा और वायरस इसको दिखाई देंगे। ये इसमें एक एबिलिटी होती है, ये इमीडिएटली मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी फिर मैक्रोफेज बन जाएगा और खाना स्टार्ट कर देगा वायरस को। फिर ये अगला सिग्नल फिर भेज देगा, पीछे से और आएंगे। ये हमारे वो वाले मैक्रोफेजेस होते हैं। समझ में आ गया सबको? मोनोसाइट समझ में आ गया सबको? ठीक है, और ये हमारे मतलब एक तरह से इनका काम लड़ाई करना ही है। और वो जो है वो न्यूट्रोफिल्स जो है वो इनको हेल्प करेगा, भाई भागो जल्दी, और ये इनको आगे ट्रेवल मोड और एक्शन मोड में बढ़ाता रहेगा। जो स्मार्ट फाइटर्स है मैं उन पे पहुंचता हूँ। ये हमारा T सेल्स और B सेल्स ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये हालांकि एक्टिवली लड़ाई नहीं करते लेकिन ये स्मार्टली लड़ाई करते हैं। ठीक है, अब ये इनमें भी 2 तरह के होते हैं, एक CD4 CD8। ये जो है CD4 और CD8। ठीक है, CD4 और CD8 करके दो हमारे T सेल्स होते हैं, ये हेल्पर होते हैं। अब देखो इनमें क्या करेगा, जो CD4 है ये T सेल क्या करेगा, CD4 एक कमांडर की तरह है, ये बोलेगा
भाई इनका तो काम हो गया लड़ाई का। अब ये जो है ये भी साथ साथ चलते हैं, इनकी आर्मी में ये भी होते हैं। अब CD4 क्या करेगा, वो सबको कमांड देगा, अरे तू जा, तू जो है ये लड़ाई कर, तू जा, तू ये लड़ाई कर, तू आगे जा, तू पीछे रहेगा, तू ये रहेगा, ये इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो CD4 जो है, देखो कितनी जबरदस्त आर्मी बनाई है भगवान ने, समझ रहा है इसको सारा। वो अटैक करके मार के खा रहे हैं, ये जो है गाइड कर रहे हैं इम्यून सेल्स को। ये कह रहा है तू अटैक कर, तू एंटीबॉडी बना, तू भाग जल्दी, तू जा मोनोसाइट बन जा। तो मतलब कोच की तरह काम करेगा ये हमारे, ठीक है, स्ट्रेटेजी बनाएगा ये हमारा CD4। इनमें CD8 भी है, ठीक है। CD8 क्या करेगा, ये जो CD8 है, ये CD8 क्या करेगा, वो तो CD4 तो स्ट्रेटेजी बना रहा, अब CD8 का भी एक काम है, वो क्या करेगा, जो इन्फेक्ट होगी हैं सेल्स, कुछ सेल्स ऐसी हैं जो हमारी बॉडी में इन्फेक्ट हो जाती हैं। मान लीजिए वायरस आया, उसने मेरी एक सेल इन्फेक्ट कर दी, तो वायरस को तो मोनोसाइट ने मार दिया, लेकिन ये जो सेल मेरी इन्फेक्ट हुई है ये भी तो आगे बढ़ेगी, ये भी और लोगों को इन्फेक्ट करेगी। अब ये CD8 क्या करेगा, इस सेल को खाएगा कि भाई तुझे आगे नहीं जाने दूंगी, तो ये CD8 इसको खाना स्टार्ट करेगा, जो मेरी बॉडी का इन्फेक्टेड पार्ट है ये उसको खाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी बीमार हो चुके हैं, अगर इनको नहीं मारा गया तो ये और ज्यादा बीमार कर देगी मेरी बॉडी को। तो CD8 का स्मार्ट काम हो गया। अब इसमें बचती है मेरी B सेल। अब ये B सेल जो होती है बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी को माना गया, ये होती है मेरी एंटीबॉडी फैक्ट्री। अब एंटीबॉडी फैक्ट्री क्या है, ये स्पेशल एंटीबॉडीज बनाती है। मान के चलो मेरा वायरस आया, सबने इसको इंफॉर्मेशन दी, बीटा सेल्स, B सेल्स को, इसने भी दी, इसने भी दी, क्योंकि वॉकी टॉकी इसके पास भी है, इसने भी दी, ये सबका रिसीवर है। अब इसको पता चल गया कि ये वायरस ऐसा दिखता है, इसकी फोटो खींच के रखेगा ये अपने पास और मेमोरी में सेव कर लेगा। अब ये क्या करेगा, इस फोटो को भेजेगा बॉडी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, बोलेगा भाई ये है वायरस, इससे लड़ना है। तो वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा सैनिक बनाना स्टार्ट कर देगी बॉडी उसके लिए कि भाई ये तो वायरस बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा लेवल पे फिर मेरी आर्मी बन के तैयार करती है ये। अगर B सेल्स नहीं होंगी तो हमें, आज तो ये जीत जाएगा लड़ाई, अगली बार फिर ये वायरस आएगा, तो ये इनको पता ही नहीं होगा। ये B सेल्स होती है जो हमें पहले से प्रिपेयर करा देगी, मेमोरी में सेव कर लेगी कि वायरस ऐसा दिखता है, आर्मी तैयार कर लो, ठीक है। अब मैं इसको ब्रीफ करूंगा फिर से। सेल्स के अंदर जो है मैक्रोफेज होता है जिसका काम है खाना, अलर्ट कर देना। मोनोसाइट का काम है मैक्रोफेज की तरह ट्रेवल करना और जाके फिर मैक्रोफेज बन जाना। T सेल का काम है हेल्प करना और जो है किल करना इन्फेक्टेड सेल्स को। B सेल्स का काम है एंटीबॉडीज बनाना, ठीक है। फिर हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो जब हम टेस्ट कराते हैं तो लिम्फोसाइट का टेस्ट कराते हैं कि लिम्फोसाइट कितनी है। हमें कैसे पता चलेगा हमारे पास ये T और B सेल्स हैं कि नहीं है, तो लिम्फोसाइट्स इन दोनों को ग्रुप को कह देते हैं। जब हमारी लिम्फोसाइट्स कम होती हैं तो समझ लो आर्मी कम है, इन्फेक्शन आ चुका है बॉडी में, और जब ये ज्यादा है हमारे पास तो समझ लो इन्फेक्शन जा चुका है। तो जब ये घटने लग जाए तो समझ लो इन्फेक्शन है, और जब ये बढ़ने लग जाए तो समझ लो इन्फेक्शन जा रहा है। यहां से हमें पता लगती है सारी चीजें। तो किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। सवाल बहुत बढ़िया, पूछोगे तो ही बहुत जवाब बढ़िया मिलेंगे भाई। बातें बताई अमित। लेकिन मैं एक थोड़ी सी चीज और बच्चों से पूछना चाहूंगा कि आपने सारे साइंटिस्ट बताए, सारे के सारे विदेशी हैं, क्या हमारे देश में कोई साइंटिस्ट नहीं हुए कभी? बिल्कुल हुए हैं सर, हमारे तो देश में इतने साइंटिस्ट हुए हैं। कोई बच्चा अपने इंडियन साइंटिस्ट के बारे में कुछ बता सकता है? पिछले संडे को बताया था, साइंटिस्ट हमारे सबसे बड़े साइंटिस्ट हमारे अब्दुल कलाम जी, पिछले संडे को तो इंडिया से ही शुरुआत करी थी मैंने। अब्दुल कलाम के अलावा बताओ किसी को पता है? बता, अरे बताओ ना सर। हैंड रेज तो बड़ी जल्दी किया था, बोल नहीं रहा। यस क्वेश्चन बताओ भाई। गेट बंद करिए। अरे डॉक्टर, मैं बता देता हूँ आपको, हमारे एक साइंटिस्ट रिद्धि का हैंड रेज है, रिद्धि जी, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बोस ने क्या क्या इन्वेंट करा था? पेड़ पौधे है, पेड़ पौधे इन्वेंट करे। पेड़ पौधे तो बिलियंस ऑफ ईयर से चलते आ रहे हैं। मंजीत के डिवाइस पे बच्चा है, नहीं सर, इंटेलिजेंट है मैं ये काफी, बताना हर चाहती क्वेश्चन हूँ, कर रहे हैं, हैंड डॉक्टर रेज कर रहे जगदीश हैं, उनसे चंद्र बात। बसु ने प्लांट्स के बारे में बताया था कि प्लांट्स में भी लाइफ होती है, बिल्कुल वो बिल्कुल। ये बताना चाह रही है। प्लांट्स में सेंसिटिविटी होती है, ये बताया था उन्होंने। एक साइंटिस्ट का नाम MS स्वामीनाथ है। किनका नाम है? MS स्वामीनाथ।
साइंटिस्ट का इंडियन। अरे इनकी बात कर रहे हैं हम। जगदीश चंद्र बोस का नाम बताओ, देखिए, सुना है कि नहीं? बोस नहीं जगदीश सर, चंद्र बसु बोस, जगदीश चंद्र बसु। बसु, हाँ। जगदीश चंद्र बोस हैं। जगदीश चंद्र बोस हैं वो, जो है कि एक फिजिशियन थे, और उन्होंने प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था कि प्लांट्स भी, उन्होंने असल में रेडियो रेज जो होती है उनके ऊपर काम किया था। तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि पौधे भी सेंसिटिव होते हैं, उनको भी उनके आसपास जैसा माहौल होता है वो उनके ऊपर असर आता है, और वो उसको शो करते हैं। मतलब प्लांट्स में भी सेंसिटिविटी होती है। बिल्कुल। सीवी रमन का और नाम सुना है? सीवी रमन का? बिल्कुल, सीवी रमन भी हमारे साइंटिस्ट हुए हैं, शायद मेरे ख्याल से फिजिशियन थे वो भी, फिजिक्स। कौन बताएगा सीवी रमन ने क्या इन्वेंट करा था? भाई थोड़ा सा अपने, रमन इफेक्ट करके एक फिनोमिना होता है, इन्होंने ये इजाद करा था, रमन इफेक्ट। अच्छा, एक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का नाम तो सुना ही होगा सभी ने, बच्चे, ये तो हमारी जो 7वीं 8वीं क्लास में ही आ जाता है। उन्होंने क्या इन्वेंट किया था बताओ? हैंड जो है रिद्धि का। डॉक्टर सलीम अली। क्या कह रहे हो, दोबारा बताओ। सर डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली की बात नहीं कर रहे अभी, जब करेंगे जब बताना। मैं अभी डॉक्टर बाबा के बारे में बात कर रहा था। होमी जहांगीर बाबा ने क्या आविष्कार किया था जी, दीपिका? सर न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में उन्होंने जी बताया। बहुत बढ़िया, उन्होंने परमाणु के बारे में बताया था, परमाणु के बारे में उनकी खोजें रही हैं। अच्छा, रामानुजम का नाम भी सुना होगा बच्चों ने, तो छोटी क्लास में आ जाता है। रामानुजम ने क्या आविष्कार किया? लक्ष्य का फेवरेट है ये। लक्ष्य बताएगा क्या आविष्कार किया था रामानुजम ने? उन्होंने रामानुजन एक मैथमेटिशियन थे और वो बचपन से ही मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छे थे। और उन्होंने इन्फानाइट बताया था कि नंबर्स इन्फानाइट होते हैं। सबसे पहले उन्होंने जीरो की खोज की थी, जीरो। ये जीरो जीरो इंडिया की से खोज स्टार्ट हुआ। आर्यभट्ट ने की थी, जीरो की खोज तो। और डेसिमल की डेसिमल की रामानुजम ने डेसिमल की थी, ठीक है। आर्यभट्ट ने रामानुजन। की थी जीरो की। और कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी इन्होंने? कैसी भी ट्रेनिंग नहीं ली थी? ये फॉर्मूले इन्होंने खुद ही बना दिए थे, ये आप बताओ। गॉड गिफ्टेड थे। हाँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी थी इन्होंने। अच्छा, सलीम अली के बारे में बात करें थे। अब सलीम अली कौन थे बताओ इसके बारे में? रिद्धि कहाँ गए अब? रियान, लक्ष्य हैंड हैंड अनम्यूट करके बोला, हैंड रेज कर रहा है। वो उन्होंने बर्ड के बारे में स्टडी की थी और उन्होंने कि वो बुक्स एक भी पक्षी लिखी थी। प्रेमी थे, और उन्होंने हाँ। पक्षियों के ऊपर खोज की थी। उनको किस नाम से जाना जाता है इंडिया में? बर्डमैन। बर्डमैन ऑफ इंडिया। उन्होंने बुक्स भी लिखी है कई बर्ड्स जी, पर। सलीम अली है। और चलो, अब एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो सब जानते हैं। उन्होंने क्या आविष्कार किया था? लक्ष्य नहीं बताएगा, और दूसरे बच्चे बताएंगे। लक्ष्य से नाम पूछ लो उनका पूरा, देखते हैं भूल गया क्या। लक्ष्य, चलो नाम बता दे पूरा। अबुल फकीर जलाउद्दीन अब्दुल कलाम। अबुल फकीर कहाँ बना दिया? पता नहीं क्या बोल रहा है। अबुल यही है। नहीं है। एपीजे अब्दुल पाकिर जैनुद्दीन। ठीक है, कहाँ पैदा हुए थे इंडिया में? हाँ। रामेश्वरम तमिलनाडु। क्या करते थे उनके पापा? वो बोट चलाते थे और अखबार बेचते थे। अखबार बेचते थे और बोट चलाते थे, और गरीबी में दिन कटते थे, पता नहीं कैसे कैसे पढ़ते थे। उनकी माँ ने उनको पढ़ाया था। ठीक है, और बताओ उन्होंने क्या डिस्कवरीज करी हैं? वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी है और उन्होंने इसरो में भी काम करा था और 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने थे 2000। मिसाइल मैन क्यों क्यों कहा जाता है उनको? उन्होंने बहुत सारी वो मिसाइल्स बनाई थी। कोई बता सकता है इंडियन कौन सी मिसाइल ऐसी है जो प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट कराया था? बहुत फेमस मिसाइल है, उसी के दम पे जीत रहे हैं हम। अब भाई अग्नि लक्ष्य के मिसाइल फ्यूज उड़ प्रोग्राम गए स्टार्ट करा था। ज्यादा। अग्नि मिसाइल। अग्नि अच्छा, मिसाइल। इसरो की बात कर रहा था लक्ष्य। इसरो इसरो की स्थापना किसने की थी? वो भी एक साइंटिस्ट थे।
बताओ भाई लक्ष्य। विक्रम साराभाई का नाम है, जिन्होंने इसरो की स्थापना की थी। इसरो का सबसे पहले चलाने वाले विक्रम साराभाई। अच्छा, मौसमी जी हंस रही थी जब, खुश हो रही थी जब हम जगदीश चंद्र बोस की बात कर रहे थे कि भाई कोलकाता का कोई तो हुआ। हाँ तो मैं बिल्कुल। बताना चाहूंगा कि वो कोलकाता, अब वो कोलकाता वेस्ट बंगाल के नहीं रहे, अब वो बांग्लादेशी हो गए एक तरह से। वो जगह अब बांग्लादेश में जा चुकी है। ठीक है, मरे वो कोलकाता में थे। उनका निधन कोलकाता में हुआ था, जेसी बोस का। लेकिन जब वो पैदा हुए थे मुंशीगंज में हुए थे, बंगाल में है वो। मतलब अब बांग्लादेश में है। मुंशीगंज नाम सुना हुआ अगर आपने, वो उस समय इंडिया हुआ करता था। तो मुंशीगंज, अब इनको तो ये नहीं पता होगा शायद कि कोलकाता में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। हाँ, तो कोई नहीं। तो और भी थे जिन्होंने अच्छा ऐसा वायरलेस कम्युनिकेशन बनाया था इन्होंने, जो जी मार्कोनी ने बनाया था ना, उस पर काम किया था इन्होंने। लक्ष्य, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था तब इन्होंने ये खोज करी थी, जब कितने चैलेंज रहे होंगे उनके लिए। उनको तो सीरियस ही नहीं लेते थे इंडियन साइंटिस्ट को। वो आइंस्टाइन तो ये कहता था कि इंडियन लोगों में से बदबू आती है। पता आपको ये बात? ये बहुत फेमस कोट है उसका। वो कहता था कि इंडियंस स्मेल करते हैं। उनको कोई सीरियस नहीं लेता था। अब देखो इंडियंस, देखो कहां पहुंच रहे हैं। इंडियंस के बिना आईटी इंडस्ट्री खत्म है। सारा एक्सपोर्ट इंडिया से होता है सॉफ्टवेयर का। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, तो मैं बता सकता हूं आपको। दुनिया में इंडियंस। जितने दुनिया में जितने आविष्कार हैं वो इंडिया में पहले से ही हैं, लेकिन वो एक वर्ल्ड लेवल पे नहीं आ पाए। अब पेटेंट मिसाइल की नहीं बात कराते थे। करते हैं। हाँ, पेटेंट नहीं कराते थे, वो बाहर नहीं जा पाया, देश से बाहर नहीं गए। अर्जुन जो है कि अर्जुन, महाभारत तो देखी सुनी होगी तुमने, पढ़ी होगी सभी ने। अर्जुन जब मर्जी जो है कि बारिश करा देता था, जब मर्जी आग लगा देता था। उसके पास मिसाइल का ज्ञान था उस टाइम। लेकिन हम उसको टीवी में दिखाते हैं वो बाण छोड़ रहा है, वैसे नहीं होता था वो, कि एक धनुष से बाण छोड़ दिया और मिसाइल चल गई। वो उनकी टेक्नोलॉजी थी, सारी चीजें थी। लेकिन वही बात है कि वो एक वर्ल्ड लेवल पे नहीं जा पाई थी। वो सिर्फ अपने जो है कि धर्म ग्रंथों तक ही सीमित थी। और जो संजय ने धृतराष्ट्र को दिखाया था टीवी, ऐसी कोई आंखें थोड़ी होती है कि यहाँ बैठे बैठे दूर का देख ले। वो एक हमारा टीवी है। तो ये टेक्नोलॉजी थी पहले, लेकिन लिमिटेड लोगों के पास थी, आम लोगों के पास नहीं हुआ करती। तो इंडियन साइंटिस्ट के बारे में बच्चे जरूर पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए हमें। और कैसे कि हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, इंडियन लोग हैं, बहुत स्ट्रगल करके आगे आते हैं। जो विदेशी जो हैं फिर भी उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। लेकिन इंडिया के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें इन्वेंट की हैं। अब ग्रेविटी की जो बात कहते हैं, ये ग्रेविटी का न्यूटन को कहते हैं, ग्रेविटी का जो है कि इन्होंने इन्वेंट किया था। लेकिन ग्रेविटी के बारे में अगर हम अपने जो है कि वेदों में बात करेंगे, तो वेद तो जो है कि संसार, जो सृष्टि का जो निर्माण हुआ था उसी टाइम से चलते आ रहे हैं, उसमें इसका जिक्र है, संस्कृत में लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें इंडिया में थी। हमें अपने इंडियन जो है कि जो साहित्य है उनके बारे में भी पढ़ना चाहिए। और जो देखिए विदेशी जो साइंटिस्ट हैं उनसे भी हमें सीख लेनी चाहिए। तो बहुत एक बढ़िया किताब साइंटिस्ट थी ऐसे हैं आपकी। सर, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, जिनको बच्चे सभी अगर पढ़ सकें तो। भाई देखो, सत्येंद्र नाथ बोस और थे। ये भी अब जी देखो बिल्कुल। बंगाली है। और सत्येंद्र नाथ बोस का नाम जो है बहुत लोगों ने, कम कम लोगों ने सुना। लेकिन आइंस्टाइन भी इनके फैन थे, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने जो बोसोन्स करके नहीं थी एक थ्योरी, नाम सुनी होगी, बोसोन्स। ठीक है, अभी भी उस पे एलएचसी में काम चल रहा है, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर पे। वो बोसोन जो थ्योरी है वो इन्हीं के नाम पे थी। बोसोन यानी दो लोगों ने करके बनाया था, एक तो बोस थे और दूसरा वो आइंस्टाइन था। इन्हीं के नाम पे ही है। और एक वेंकट रमन रामाकृष्णन, इनको सुनना, इन्होंने केमिस्ट्री में 2009 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। वेंकट रमन रामाकृष्णन, राइबोसोम के स्ट्रक्चर पे इन्होंने खोज करी थी। इंटरनेशनल लेवल पे गए थे, पूरी दुनिया में चमके थे। और भी हैं, मेघनाथ साहा है, सलीम अली तो तुमने बता ही दिया। टेसी थॉमस थे। अग्नि 4 जो मिसाइल है इसके लीड साइंटिस्ट रहे थे। डीआरडीओ के डायरेक्टर भी रहे थे, डायरेक्टर जनरल भी रहे थे। और एक रामाचंद्रन थे, जीएन रामाचंद्रन, जिन्होंने हेलिक्स मॉडल, जो कोलेजन होता है ना, जो ये हम देखते हैं आजकल लेडीज कोलेजन के पीछे दौड़ रही है कि भाई कोलेजन खाओ यंग बन जाओ, इसकी खोज इन्होंने करी थी। तो आज का भाई बढ़िया रहा था सेशन। अब हम राज्यपाल सर के पास चलते हैं। थैंक यू वेरी बहुत मच। बढ़िया अमित, जबरदस्त। आपकी हमेशा ही एजुकेशन हाई लेवल की होती है, बहुत बढ़िया होती है। बच्चों के लिए आज बहुत बढ़िया थी। देखिए, इससे बच्चों को मोरल भी मिली है, शिक्षा भी मिली है कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए।
बहुत सारे लोग गिव अप कर जाते हैं कभी छोटी मोटी फेलियर होने के बाद, लेकिन आपने एडिशन से सीखा है कि वो 1000 बार फेल हुए लेकिन उसके बाद भी उन्होंने गिव अप नहीं किया और फिर एक बल्ब हमें बना के दे दिया और उस बल्ब से आज तक हम पूरी दुनिया रोशन है। तो कभी भी गिव अप नहीं करना, लगातार प्रयास करते रहना है। कोई भी कुछ भी कर सकता है जिंदगी में। ये नहीं है कि अब एडिशन ने सारे आविष्कार कर दिए, हम क्या करें। भारती कहती कई बार, पापा हम क्या करें, उसने सारे कर दिए पहले ही। तो ये देखिए, जिंदगी लोग उनसे पहले भी रहते थे, उनके बाद भी रह रहे हैं, लेकिन ये तो जिसकी समझ होती है उसी डायरेक्शन में चलता है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप सभी एडिशन बढ़े, लेकिन आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं वो बिल्कुल आपने जो है कि उसमें पूरा अपना 100% देना है, फोकस के साथ काम करना है। अगर आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास की बुक्स के बारे में अपने टीचर जो बताते हैं उसका अपने अपना एक फोकस बना के उस पर काम करना है, तो आप देखेंगे कि आप जरूर सक्सेस होंगे। और सिर्फ हमेशा अमित भाई बताते हैं कि नंबर ज्यादा लेना, कभी भी आप उसके पीछे मत भागना, फोकस नंबर को नहीं रखना है, समझ को रखना है। आपको वो चैप्टर समझ आना चाहिए। और न्यूटन के जो लॉ हैं, जिसने समझ लिए वो कभी नहीं भूलेगा, और जिसने रट लिए वो अगली क्लास में ही भूल जाएगा। मैं तो नहीं बोलता आज तक, मेरे न्यूटन का थर्ड लॉ ही मेरे समझ में आया था, वही मुझे याद है, बाकी दो तो मुझे नहीं पता। तो जो चीज समझ जाते हैं वो कभी नहीं भूलते। तो आज हम अपने वर्कआउट कोच के पास और चलेंगे एक बार। कह रहे हैं मानवी से मानवी एक बार हैंड रेज कीजिए आप, मेरे को दिखाई नहीं दे रहे सामने। जी जी जी, आज के वर्कआउट कोच से हम बात करेंगे एक बार। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया वर्कआउट था आपका। और देखिए फ्लेक्सिबिलिटी जबरदस्त है आपकी, मैंने देखी थी आज। बहुत बढ़िया वर्कआउट किया है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने साथियों को, बच्चों को? मेरी तरफ से देख रहे हो? अगर हम कभी भी किसी काम में बार बार फेल हो तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको फिर भी करना चाहिए। क्या पता एक बार वो फेल हो जाए काम बार बार करने के बावजूद भी। लेकिन जी बार बार फेल हो जाए फिर लास्ट में बहुत बढ़िया। देखिए बिल्कुल बताया कि हमें प्रयास करते रहना चाहिए। ये नहीं कि हमें एक क्लास में एक कम हर नंबर बार हमने फेल जमा नहीं के होते। पढ़ना ही बंद कर दें, तो हमने बिल्कुल प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसे ही देखिए आज मानवी ने वर्कआउट कराया, तो ये नहीं है कि आज इन्होंने आके सीधा वर्कआउट करा दिया, इसके लिए इन्होंने अभ्यास किया है और हर चीज का अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करने से आप एक दिन उसमें पारंगत हो जाते हैं, कोई भी काम हो चाहे। आपने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी, जो एक साइंटिस्ट हमारे जो गणितज्ञ हुए हैं, शायद रामानुजम है या आर्यभट्ट है, उनके बारे में नाम में कंफ्यूजन है मेरे को। वो इतने कमजोर थे मैथ में कि उनका टीचर उनको क्लास से भगा देता था कि इसको कुछ नहीं आता, इसको मैथ समझ ही नहीं आता। और वो अपने खेत में चले जाते थे, उनके पिताजी किसान थे, और तो वो देख रहे थे एक दिन कि यार ये रस्सी जो है कि कुएं में बार बार जा रही है, कुएं से बार बार बाहर निकल रही, तो जो पत्थर है, सिल जो रखी होती थी उसके ऊपर भी निशान पड़े हुए। उसने अपने पिताजी पूछा कि ये निशान किस चीज के हो गए? तो उसके पिता ने बताया कि ये पत्थर के ऊपर इस रस्सी के निशान है। जबकि पत्थर हार्ड होता है, रस्सी सॉफ्ट होती है, रस्सी को ही टूट जाना चाहिए, लेकिन वो रस्सी भी धीरे धीरे घिस के उस पत्थर को घिस देती है। तो उसके दिमाग में चला गया, यार तभी कि छोटी सी रस्सी इस पत्थर को घिस सकती है, तो मैं भी अभ्यास करके जो है कि मैथ को पढ़ सकता हूँ। और उसने अपने घर पे अभ्यास किया और वो बहुत बड़े जो है कि गणितज्ञ बने थे। मेरे ख्याल से तो ये रामानुजम की आर्यभट्ट दोनों में से एक ही है जिन्होंने जीरो के या दशमलव के का आविष्कार किया था, इन्फिनिटी तक नंबर के बारे में जिन्होंने बात की है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जो है कि समझ नहीं पा रहा, पता नहीं कहाँ से उसको किक मिल जाए। तो ये अभ्यास जो चीज होती है वो बहुत ही बड़ी चीज है। परिश्रम, आपने देखा होगा, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, लिखा होता है। पहले जब हम छोटे छोटे थे हमारे स्कूल में दीवार पे लिखा होता था, लेकिन हमें इसका मीनिंग नहीं पता था उसमें। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। असल में तो कुंजी का ही नहीं पता था, चाबी होता है कुंजी का मतलब। लेकिन अब ये चीजें बच्चे जो है कि समझेंगे कि परिश्रम, हम जो मेहनत करते हैं उसी से हमें सक्सेस मिलेगी, वही उसकी चाबी है। मेहनत के बिना कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकती, इसलिए हमें प्रयास लगातार करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। बहुत बढ़िया मानवी, बहुत अच्छा आपका वर्कआउट था, और आगे भी आप वर्कआउट कराते रहेंगे। थैंक यू।
और कोई अगर कोई कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, बता सकते हैं। 8:30 हो चुके हैं, 8:40 हो गए, नहीं तो फिर क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। चैट बॉक्स में जी दिनेश जी, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। बहुत बढ़िया। तो थैंक यू, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार।